हेलो गाइस। तो अभी आखिरी चैप्टर बचा है 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और ये है मानव संसाधन। तो अभी तक हम संसाधन ही पढ़ रहे हैं। अब संसाधन में हमने आपसे कहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन कैसे है? तो एक देश में जैसे प्राकृतिक वस्तुएं भी हैं, प्राकृतिक चीज़ें भी हैं, और उसके साथ में जैसे वन है, जंतु है, खनिज है, ये सारे संसाधन मौजूद हैं। लेकिन उन संसाधनों को हम अपने इस्तेमाल के लायक बनाते हैं मानव संसाधन के ही द्वारा। ठीक है। तो प्रकृति की देन केवल उस समय तक महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यता से उसे संसाधित या परिवर्तित करते हैं। इस तरीके से मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। ठीक है। इस तरीके से मानव संसाधन स्वस्थ, शिक्षित और प्रेरित ये लोग होते हैं, और इन संस्थाओं का अपने अनुरूप संसाधित करके संसाधनों का विकास करते हैं। ठीक है। अन्य संसाधन के तरह ही मानव संसाधन भी विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वो एक दूसरे से भिन्न है। उनकी जनसंख्या और लक्षण में भी बदलाव होते रहते हैं। अब मानव संसाधन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1985 में। इसका काम था लोगों के कौशल को बढ़ाना। राइट। इसलिए प्रदर्शित होता है कि लोग कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इसी तरीके से आधुनिक समय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर के 2020 तक प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल योग्यता को प्रोत्साहित करना। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि मानव संसाधन भी पूरे विश्व में एक समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है। तो जनसंख्या का वितरण इससे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे ही जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है। ये बात समझ में आ रही है? अब इस चित्र को देखिए। येलो कलर आपको दिख रहा है, यानी कि अब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा विश्व का जनसंख्या है। इतने लोग विश्व में हैं। ठीक है। ये मान लिया गया है। इसमें भी आप जो पीला कलर देख रहे हैं, जो भी पीले कलर से हैं जो लोग, ये कौन है? ये वो हैं जो एशिया में रहते हैं। एशिया जो कि आपके देश का एशिया का ही भाग आपका एक देश है, भारत। राइट। भारत, चाइना, ये विश्व के 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पीले लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है जो केवल एशिया में रहते हैं। एशिया विश्व के 7 महाद्वीपों में से एक है। राइट। तो एक छोटे से भाग पर आप देख रहे हैं कितने लोग जनसंख्या है। फिर आप देखते हैं ये रेड कलर, यूरोप। तो यूरोप में ये लोग यूरोप में रहते हैं। ठीक है। एशिया के मुकाबले यूरोप में कितने कम लोग हैं। इसके बाद आप जो देख रहे हैं अफ्रीका में, ये अफ्रीका में रहते हैं जो नीले कलर से लोग हैं। फिर मध्य और दक्षिण अमेरिका में आप जो हरे कलर को देख रहे हैं, ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। और रेड कलर वाले ये रहते हैं आपके कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और आप उत्तरी अमेरिका में रहते हैं ये लोग। और आप एक ये आकृति देख रहे हैं, ये ओशनेशिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। तो ये क्या दिखाया था? जनसंख्या का घनत्व। एशिया में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है। यूरोप। उसके बाद जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? अफ्रीका। जबकि अफ्रीका कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है। फिर मध्य व दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। तो
इस तरीके से जनसंख्या वितरण है। अब आप इसमें देखिए जनसंख्या घनत्व, जरा तब तक आप लोग दिमाग में सोचिए या सर्च करिए, ढूंढिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, राइट। ये आपको दिखा रहा है जनसंख्या मिलियन में। विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित किया गया है। तो चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चीन विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद हमारा देश आता है भारत, उसके बाद यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। इसमें भी आप देखेंगे कि जापान का जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जनघनत्व वाला उसका प्रांत है वो है टोक्यो, ठीक है। तो इस तरीके से जनसंख्या का वितरण हो गया। अब इसी संबंधित है जनसंख्या घनत्व। यहां आपको दिख रहा है भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब ये भी समान नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के भूभाग में हर एक वर्ग किलोमीटर पर 382 व्यक्ति आपको मिल जाएं। कहीं आपको ऐसा मिलेगा जहां एक वर्ग किलोमीटर में केवल 12-13 लोग रहते होंगे, कहीं क्षेत्र आपको ऐसा मिलेगा जहां एक वर्ग किलोमीटर में आपको 4000-5000 लोग बसते हुए दिख जाएंगे, राइट। तो ये हो गया भारत का जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व की हम बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व क्या है? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व है 51, जो पूरे विश्व है। इसमें आर्कटिक और अंटार्कटिक भी आता है, लेकिन हम जानते हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में कोई रहता ही नहीं है, राइट। तो पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला दक्षिण मध्य एशिया है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है, राइट। तो ये हो गया जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व। अब बात यह है कि कहीं जनसंख्या ज्यादा है तो क्यों है, कहीं जनसंख्या कम है तो क्यों है, ठीक है। तो हमने देखा संसाधन। संसाधन में लोगों के बसने के लिए एक पर्याप्त रूप से स्थलाकृति होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, आसान होना चाहिए वहां पर रहना। जैसे लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। आप रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, यहाँ पर आपको पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बिजली आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आपको परिवहन का साधन आसानी से उपलब्ध हो जाता है और अन्य टेक्नोलॉजीज का आप उपयोग कर पाते हैं। लेकिन जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनका जीवन इतना आसान नहीं रहता। तो वो लोग चाहते हैं कि इन क्षेत्र को छोड़ करके हम भी पहाड़ी एरिया में जाएं, मैदानी एरिया में जाएं। मैदानी एरिया के लोग पहाड़ों पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ठीक है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि स्थलाकृति सपाट हो, आसान हो, नदी के किनारे बसा हो, ठीक है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जो पुरानी सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं विकसित हुई थी नदी के किनारे, नदी घाटियों में। नदी घाटियों में विकसित होने का कारण क्या है कि सही जमीन की उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, ठीक है। यहां पर खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। गंगा का मैदान विश्व का सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है, जबकि इंडीज पर्वत, आल्प पर्वत, हिमालय पर्वत ये विरल बसे हुए हैं, यानी कि यहां पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया स्थलाकृति। अब बात करते हैं जलवायु की। लोग जैसे जलवायु हमने पृथ्वी पर देखा है, एक है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल में जो तापांतर होता है वो 60 डिग्री का टेम्परेचर होता है। कैसे? दिन में वहां पर टेम्परेचर होता है 60 डिग्री और रात में हो जाता है -1 डिग्री या 0 डिग्री। तो अंतर बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि एक समय तो हमें बहुत तेज गर्मी लगी कि हम झुलस गए, और एक समय हमें इतनी ठंड लग रही है कि हम रह नहीं पा रहे हैं, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में लोग रहना नहीं चाहते हैं। लोग कहाँ रहना चाहते हैं? जहां मैक्सिमम टेम्परेचर हो 35 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर हो 25 डिग्री, राइट। तो कम से कम इससे आसपास मिलता जुलता तो हो। जैसे उत्तर भारत में मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 43-44 डिग्री जा रहा है और मिनिमम टेम्परेचर आपका 17-18 या 16 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु क्षेत्र जो अधिक गर्म अथवा अधिक ठंडा है, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। फिर बात होती है मृदा की।
लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो नदी घाटी में विकसित हुई हैं। नदी घाटी में विकसित होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से कृषि उत्पादन ज्यादा होता है, राइट। तो लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं। ये क्षेत्र कौन सा है? भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में ह्वांगहो, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी। ये उपजाऊ मैदान, घने बसे हुए क्षेत्र हैं। फिर जल की उपलब्धता, ऐसी जगह जहां पर खारा पानी ना हो, साफ पानी उपलब्ध हो लोगों को, राइट। तो ऐसी जगह लोग बसना पसंद करते हैं। इसके बाद से खनिज निक्षेप में हमने अभी देखा जमशेदपुर, वहां पर कितनी चीजें बाकी डेवलप हुई क्योंकि वहां पर लोग जाके बस गए, उन्होंने डेवलप कर लिया। अब ये चीज क्यों हुआ कि वहां पे खनिज की उपलब्धता है। खनिज की उपलब्धता से क्या हुआ, वहां पर एक उद्योग विकसित हुआ और लोग उस पर रोजगार ढूंढने, वहां रहने के लिए चले गए, ठीक है। तो ये हो गया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इनकी वजह से जनसंख्या वितरण होता है, राइट। फिर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में ये है कि भाई ठीक है, आपने गांव में देखा है वहां नदी भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है, जलवायु भी है, फिर भी लोग चाहते हैं शहरों में जाना। शहरों में जाने का रीजन क्या है? क्योंकि जो चीजें गांव में मिल रही है वो तो मिले ही, उसके साथ में हमें कुछ और क्या चीज चाहिए? आर्थिक कारक हो वहां पर। आर्थिक यानी औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हो, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे जापान में ओसाका, भारत में मुंबई, ये दो घने बसे क्षेत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद से सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर सामाजिक कारक, इसमें अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र, ये क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं। उदाहरण के लिए पुणे। अब ये हो गया जनसंख्या वितरण के कारण। फिर जनसंख्या में परिवर्तन होता है। आज हम जिस तरह की जनसंख्या देख रहे हैं, एक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहे हैं, ये स्थिति हमेशा से नहीं रही है। आज आपके केवल यूपी की संख्या 35 करोड़ है और भारत की संख्या 125 या 130 करोड़ है, ठीक है, करंट डाटा। अब भारत की जनसंख्या जो 130 करोड़ है, क्या भारत में हमेशा से इतनी जनसंख्या रही है? इसी तरीके से क्या दुनिया में जो इतनी जनसंख्या भी है ये हमेशा के लिए रही है? 8,525 मिलियन जनसंख्या है टोटल। अब ये जनसंख्या परिवर्तन कैसे हुआ? तो एक समय में हम कहें कि 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व यानी 500 बीसी, ठीक है। तो 500 बीसी में पूरे दुनिया की जो कुल जनसंख्या थी वो है 100 मिलियन, राइट। 500 मिलियन ईस्वी पूर्व के बाद, 500 के बाद जब हम सदी में पहुंचते हैं, ईस्वी सदी में, तो इस समय जनसंख्या हो जाती है 170 मिलियन। और हम जब 1000 ईस्वी पूर्व में पहुंचते हैं, 1000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो हमारी जनसंख्या हो जाती है 265 मिलियन। यानी आपने 15 वर्षों में जनसंख्या की बढ़ोतरी क्या देखी? 165 मिलियन की बढ़ोतरी हो गई। क्योंकि 500 बीसी पूर्व जनसंख्या क्या थी? 100 मिलियन। और अभी 1000 ईस्वी में जनसंख्या क्या हो गया है? 265 मिलियन, यानी 165 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद से 1500 ईस्वी, यानी केवल अगले 500 और सालों में जनसंख्या आपकी कितनी हो गई? 265 से बढ़कर कितनी हो गई? 425 मिलियन, ठीक है। जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन फिर भी अभी ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगले मात्र 300 वर्षों में, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अगले मात्र 300 वर्षों में, सन 1800 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 900 मिलियन। 425 से 900, सीधे डबल से भी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया अगले केवल 300 सालों में, राइट। फिर 900 के बाद हम देखते हैं 1800 से हम 900 ईस्वी में देखते हैं, यानी कि 100 साल बाद केवल जनसंख्या 900 से कितनी हो गई? 1625 मिलियन, यानी लगभग डबल जनसंख्या हो गई अगले केवल 100 वर्षों में, ठीक है। अब यही डबल का क्रम अगले 50 वर्षों में और तेज हो गया। अब यहां पर अगले 50 वर्षों में यही जनसंख्या फिर हो गई 2500, ठीक है।
इस तरीके से 50 के बाद अगले 74 यानी कि कुल 24 सालों में फिर से जनसंख्या 2500 से हो गई 400, और फिर 74 से 99 ये हो गई 600, और 99 से 2025 825 मिलियन, यानी जो डबल होने का रेट है वो हमने घटते हुए देखा। ये जनसंख्या में परिवर्तन है। अब जनसंख्या परिवर्तन किन कारणों पर हुआ? तो सपोज करिए 500 ईस्वी पूर्व के लोगों का जीवन स्तर कैसा रहा होगा, राइट? प्रोडक्टिव रेट तो वही रहता है, प्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। लेकिन अब मैं प्रोडक्टिव रेट का मतलब ये कह रहा हूं कि अगर 500 लोग हैं तो वो 500 फिर 500 लोगों को जन्म देंगे। अब ये 500 लोग प्रतिस्थापित होने चाहिए, लेकिन ये 500 लोग प्रतिस्थापित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और जीवन बहुत कठिन है, राइट? तो इस समय जनसंख्या को डबल होने में बहुत समय लगा। समय के साथ जैसे जैसे मानव ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, सभ्यताएं विकसित हुई, ये जन्म और मृत्यु दर प्रभावित होने लगे। अब जन्म और मृत्यु दर क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो जन्म दर, साधारणतः जन्म दर मतलब 1000 लोगों पर कुल जीवित लोगों की संख्या, राइट? इसको हम कहते हैं, जन्मे लोगों की संख्या। 1000 लोगों पर कुल कितने व्यक्ति जन्मे, उस पर आधारित होता है जन्म दर। जैसे 1000 लोग हैं, अब उन्होंने 59 या 60 बच्चों को जन्म दिया, तो ये हो गया आपका जन्म दर 1000 लोगों में से, ठीक है? इसी तरीके से मृत्यु दर होता है कि 1000 पर मृतकों की संख्या कितनी है। अब इसी चीज को यहां पर समझना है, ये आपको दिख रहा होगा। इसी चीज को हमें यहां पे समझना है कि मान लीजिए कुल 1000 जनसंख्या है और उन्होंने अगले ही साल 500 लोगों को जन्म दिया और मरने वाले की संख्या 700 हो गई, तो जो जनसंख्या नियंत्रण है वो प्रभावित हो रहा है, राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय मानव सभ्यता विकसित नहीं है, लोगों को मरने से वो बचा नहीं पा रहा है क्योंकि लिविंग कंडीशंस बहुत ही टफ हैं, ठीक है? इसी तरीके से किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं और जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है? विश्व जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच के स्थान से दूसरे देश और स्थान पर जा सकते हैं। इसी तरीके से एक टर्म है उत्प्रवासी। उत्प्रवासी मतलब लोग एक स्थान या एक देश को छोड़ करके दूसरे स्थान या देश को जाते हैं, उसको कहते हैं उत्प्रवास। इसी तरीके से अप्रवास होता है, जब लोग जिस देश में जाके बसते हैं उस देश को कहते हैं अप्रवास हुआ, और जिस देश को छोड़कर जाते हैं कहते हैं कि उस देश में उत्प्रवास हुआ, राइट? यानी कि लोग छोड़ करके चले गए। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया जनसंख्या नियंत्रण करने के कुछ कारक। अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि की दर पूरे विश्व में अलग अलग है। हर जगह एक जैसे तरीके से जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। फिर भी विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, लेकिन सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, यानी जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं, तो वहां पर फिर भी जनसंख्या दर ऊंची बनी हुई है। हाल ही में वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ और इससे मृत्यु दर कम हो गई, जिससे जन्म लेने वालों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन मरने वालों की संख्या कम हो गई,
क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वहां पर सुधार हो गया। तो वहां पर जनसंख्या विस्फोट होना एक कारण हो गया। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर भी निम्न है, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर वहां पर निम्न है। ठीक है, अब इस चीज को आपको समझना है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि अभी हमने देखा सभ्यता के समय में मानव के लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, धीरे धीरे उसने अपने सुधार किया, संसाधनों को विकसित किया, तो मृत्यु दर में कमी आ गई। अब मृत्यु दर में कमी आ गई लेकिन जन्म दर में कमी नहीं आई। जन्म दर में कमी लाने के कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है शिक्षा, कि जन्म दर में कमी हो, लोग शिक्षित हों, कम से कम जनसंख्या हो, कम से कम बच्चे पैदा हों। ठीक है, दूसरा कारण होता है स्वास्थ्य सेवा। जैसे आपने सुना होगा कई बार गांव में कि किसी किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 9 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, तो उनकी मेंटलिटी ये होती है कि भाई जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी तरक्की होगी या उतने ज़्यादा हमारे कमाने के साधन रहेंगे। यानी कि फिर संसाधन की बात आ गई। ठीक है, कि लोग मानव संसाधन को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अन्य संसाधनों की उनके पास कमी है। राइट, तो ये शिक्षा ही है जो इन्हें बताता है कि नहीं, ज़्यादा जनसंख्या होने का मतलब संसाधनों का ज़्यादा उपयोग है, न कि संसाधनों का ज़्यादा निर्माण। राइट, फिर स्वास्थ्य, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि 7, 8 या 10, 12 बच्चे रहेंगे, 5, 6 मर जाएंगे तो 4, 5 बचेंगे। इस वजह से भी जन्म दर ऊंची रहती है, मृत्यु दर ऊंची रहती है। अब अचानक आपने मृत्यु दर को रोक लिया तो बच्चे तो 10, 12 ही हो रहे हैं लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है, तो इसलिए भी जनसंख्या विस्फोट हो जाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में रोक, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधरना। अब स्वास्थ्य सेवाओं का सुधरना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में शिक्षा का भी विकास वहां पर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? तो विश्व में हमने देखा कि अलग अलग तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है और घट रहा है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या है? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के लिए बांग्लादेश और जापान बहुत कंजेस्टेड है, यानी अति सघन बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। यद्यपि कि जापान का जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश से कम है, राइट, फिर भी जापान ज्यादा डेवलप है। तो ज्यादा जनसंख्या विकास का कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन्हीं विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक दादी माँ है, वो कहती हैं कि मैं भी एक संसाधन हूं क्योंकि मैं अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हूं। ठीक है, तो कहानियां सुनाना भी आपके लिए एक सेवा हो गया। राइट, एक कहता है कि भाई मैं विवाह समारोह में गाता हूं, तो ये भी एक तरीके से एक सेवा हो गया और ये व्यक्ति एक संसाधन हो गया, अपने टैलेंट को एक संसाधन बना के इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरीके से एक कैंसर उपचार की औषधि शोध के लिए एक व्यक्ति कर रही है, यानी ये रिसर्च कर रही है और कैंसर के उपचार के लिए दवा बनाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक संसाधन डेवलप करेगी, ये भी एक संसाधन है। एक व्यक्ति है जो सेतु बनाता है, इंजीनियर जो पुल बनाता है, राइट, पुल आपके लिए एक संसाधन बना दिया इसने। एक लेडी है, एक महिला, ये माँ हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ये कहती है मैं घर का देखभाल करती हूँ। ठीक है, तो ये भी एक संसाधन हो गया। एक व्यक्ति है किसान, वो कहता है भाई मैं किसान हूँ और मैं कृषि करता हूँ, तो ये भी एक संसाधन हो गया। तो हर व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है और मानव संसाधन के रूप में इसका योगदान हो सकता है। अब जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करती है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य की दशाएं कैसे हैं। एक जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं, एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? यह है एक जनसंख्या
पिरामिड कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 और 9 और 10 और 14 से इसको हम जरा समझते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है, ठीक है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है। अब ये है जनसंख्या संगठन, ठीक है। तो जो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या होती है 15 से लेकर के 64 आयु वर्ग के लोग, यानी कार्यशील जनसंख्या वो हो गई जो काम कर सकें। तो जो काम कर सके वो किस वर्ग के लोग होंगे, किस उम्र के वर्ग के लोग होंगे, ये 15 से लेकर के 64 साल के बीच के यही लोग काम कर सकते हैं। बाकी क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, क्योंकि जो बूढ़े हो जाते हैं वो आश्रित हो जाते हैं, फिर वो कार्य नहीं कर सकते। फिर 15 साल से छोटे बच्चे वो भी कार्य नहीं कर सकते क्योंकि आप उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जनसंख्या संगठन है। अब इसमें हम देख रहे हैं एक देश में 0 से लेकर के 15 वर्ष तक के आयु के लोग कितने हैं, ठीक है। उसमें स्त्री और पुरुष कितने हैं। फिर एक देश में 15 से लेकर के 64 वर्ष तक के बीच की हम जनसंख्या देख रहे हैं, वो ये लोग हैं। इसमें स्त्री और पुरुष कितने हैं, और फिर बूढ़े लोग कितने हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जनसंख्या पिरामिड में ये 0 से 14 साल तक के बीच की जनसंख्या ज्यादा है, यानी आश्रित जनसंख्या ज्यादा है। फिर वृद्धों की संख्या जोड़ देंगे तो उसमें आश्रित व्यक्तियों की जनसंख्या और ज्यादा आ जाएगी, यानी कार्यशील जनसंख्या जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये वही बात लिखा है जो मैं आपसे बता रहा हूं। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है। युवा आश्रित लोग 15 से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 से अधिक आयु के लोग होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए केन्या का जनसंख्या पिरामिड, अभी हम केन्या की बात भी कर रहे थे। तो केन्या के जनसंख्या पिरामिड में देख रहे हैं 0 से लेकर के 15 साल तक के बीच के बच्चों की संख्या आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, राइट। यानी 0 से लेकर के 4 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या यहां पर पुरुष जनसंख्या वो 10% है और महिला जनसंख्या वो भी 10% है, 0 से लेकर 4 वर्ष तक। सबसे कम जनसंख्या हम देखते हैं वो कार्यशील जनसंख्या है, यानी 15 से लेकर के 60 वर्ष तक के बीच। फिर ऊपर आश्रितों की ज्यादा आ जाती है, लेकिन बच्चों की जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है, और जैसे ऊपर जा रहा है वैसे जनसंख्या कम होती जा रही है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पर जन्म दर ऊंची है। जन्म दर क्या है, ऊंची है। मृत्यु दर भी ऊंचा है। मृत्यु दर ऊंचा है इस वजह से हम यहाँ पर प्रौढ़ जनसंख्या जिसको कहते हैं वो कम होता दिख रहा है। प्रौढ़ जनसंख्या यानी कार्यशील जनसंख्या, यहाँ बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है। ये बच्चे बड़े होते होते बच नहीं रहे हैं या मर जा रहे हैं, तो इनकी संख्या कम हो जा रही है, ठीक है। तो ये केन्या की स्थिति हो गई। इसी तरीके से हम देखते हैं भारत की स्थिति। अब भारत में जन्म दर नियंत्रित है, यानी जन्म दर बहुत ज्यादा नहीं है, बच्चे कम आपको खेलते हुए दिखेंगे। यही स्थिति लगभग 15 साल पहले उल्टी थी, ठीक है। भारत की स्थिति केन्या जैसी थी, यानी जन्म दर यहां पे ज्यादा था, और ये जो बच्चे जन्म लेते थे बड़े होते होते मर जाते थे, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं का डेवलपमेंट नहीं था और मानव संसाधन का इतना विकास नहीं हुआ था, तो ये जनसंख्या जीवित नहीं रह पाती थी। अब ये जनसंख्या जीवित हो जाती है, बच जाती है, तो ये 15 से 60 तक के बीच के लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो गई। फिर इसी तरीके से मृत्यु दर कम हो गई, तो वृद्ध जनसंख्या भी हमारे पास पर्याप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जनसंख्या बैलेंस है। तो ये भारत का पिरामिड हो गया, और उससे भी ज्यादा बैलेंस जनसंख्या है वो है जापान। हालांकि हम इसे बैलेंस नहीं कहेंगे, यहां पर वृद्धों की जनसंख्या अधिक है। 65 से 69 बीच के लोगों के बीच जनसंख्या आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो बीच की जनसंख्या ठीक ठाक है यहां पर, राइट। लेकिन धीरे धीरे यहां पर होगा ये कि बच्चों की जनसंख्या और कम होती जाएगी और वृद्धों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो भी पैदा हो रहे हैं वो बच जा रहे हैं, ठीक है। वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई हैं। तो अब
वहां पर ऐसी समस्या नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम पैदा कर लें क्योंकि 10-12 में से 2-4 बचेंगे, या ऐसी समस्या नहीं है कि जितने बच्चे रहेंगे वो बड़े होंगे तो हमारे लिए संसाधन बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जनसंख्या संगठन पर। ठीक है, तो ये जापान का जनसंख्या संगठन हो गया। चलिए, अब ये 8वां चैप्टर भी खत्म हुआ, सॉरी 5वां चैप्टर भी, ये लास्ट 6ठा चैप्टर था, ये भी खत्म हुआ। 8वें सब्जेक्ट